स्टॉक मार्केट और शार्क टैंक एक दूसरे से पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं। कभी शार्क्स अपनी कंपनी का आईपीओ लाने की बात कर रहे हैं। Popularly known as Mama Earth is expected to launch its IPO. Our update for our IPO is twofold. तो कभी कंटेस्टेंट मेरे को नहीं समझ आ रहा बंदा। चेक नहीं फटा है। हाँ, मन की किस्मत फटी है। हम शार्क टैंक के इतिहास में पहली कंपनी है जो आईपीओ लेके आएगी। मैं आपके यहाँ पे कमिट करके जा रहा हूँ कि आपको 6 महीने में ज़ोरको के आईपीओ की न्यूज़ मिलेगी। और आईपीओ ना भी आए तब भी शार्क टैंक में हो तो इन्वेस्टमेंट ही रही है। और इंडिया का शार्क टैंक तो छोड़ो, यूएस के शार्क टैंक में 2013 में एक ऐसे कंटेस्टेंट आए थे जिसके ऊपर किसी भी शार्क ने इन्वेस्ट नहीं किया था, लेकिन 5 साल बाद वो खुद शार्क टैंक में गेस्ट जज बन गए थे। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो शार्क टैंक, जो कि मेरा फेवरेट शो है, उससे आज मैं आपको इतने इंटरेस्टिंग लेसन्स बताऊंगा जिससे आप बिजनेस और इन्वेस्टिंग को बहुत अच्छे से समझ जाओगे। और इसमें मैं आपको एक ऐसा इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल भी बताऊंगा जिसके ऊपर पूरा शार्क टैंक टिका हुआ है। तो सबसे पहले, अगर आपने कभी शार्क टैंक के कमेंट्स देखे होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि ज्यादातर कमेंट्स में नमिता को आई एम आउट बोलकर रोस्ट किया जाता है। बट आई एम आउट बिकॉज सचमुच मुझे नहीं लगता है मेरी इसमें एक्सपर्टीज है। बट ये सिर्फ एक इन्वेस्टर समझ सकता है कि नमिता बहुत स्मार्ट है, क्योंकि वो सिर्फ उसी बिजनेस से आउट होती है जिसमें उनकी एक्सपर्टीज नहीं है। कभी कोई फार्मा सेक्टर का ब्रांड आता है तब आप नमिता के चेहरे की चमक देखना, उसके लिए तो वो बाकी शार्क से लड़ भी लेती हैं। बाकी लोग के भी कुछ ऑफर्स है। आप जानते ना, आपके 2 मित्र है और मेरे 2000। और देखो, आउट होने का रीजन ये नहीं है कि वो इन्वेस्ट नहीं कर सकती, रीजन ये है कि अगर वो इन्वेस्ट कर भी देंगी तो भी क्योंकि उन्हें उस बिजनेस के बारे में कोई खास नॉलेज नहीं है, जिस वजह से वो उस बिजनेस के रिस्क को नहीं समझ सकती हैं और ऐसे में उन्हें लॉस होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो अगर आप भी एक इन्वेस्टर हैं तो आपको भी सिर्फ उसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसको आप समझते हैं। और अगर आप किसी बिजनेस को नहीं समझते हैं लेकिन फिर भी उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पहले उसको समझो फिर इन्वेस्ट करो। बट देखो, सिर्फ बिजनेस समझ आता है ये देख के तो इन्वेस्टमेंट नहीं की जा सकती, और शार्क्स भी ऐसा नहीं करते हैं। क्योंकि कुछ बिजनेस हो सकता है कि शार्क्स को समझ भी आ रहे हो और वो अच्छे भी हों, लेकिन जैसे इंडी गिफ्ट्स वाले एपिसोड में अनुपम ने कहा था कि ये एक स्केल तक बिजनेस अच्छा बन सकता है, लेकिन वो बिजनेस अनुपम के अकॉर्डिंग एक लेवल से ज्यादा स्केल नहीं कर सकता है। तो शार्क्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्केलेबिलिटी। तो अगर आप भी किसी ऐसी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं जो कि बहुत ज्यादा बड़ी नहीं बन सकती, तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो हो जाएगा, लेकिन आप उससे हाई रिटर्न्स जनरेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए जिस बिजनेस में स्केलेबिलिटी ना हो, आपको उस बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इवन विजय केडिया, जो कि एक बहुत ही फेमस इन्वेस्टर हैं, वो स्टॉक्स को सेलेक्ट करते वक्त स्माइल प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है स्मॉल इन साइज, मीडियम इन एक्सपीरियंस, लार्ज इन एस्पिरेशंस एंड एक्स्ट्रा लार्ज इन मार्केट पोटेंशियल। यानी वो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जिसका साइज छोटा हो, एक्सपीरियंस मीडियम हो, उसके प्रमोटर्स की एस्पिरेशन लार्ज हो, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसका मार्केट पोटेंशियल एक्स्ट्रा लार्ज हो, यानी वो कंपनी स्केल कर सकती हो। तो आप भी इन्वेस्ट करते वक्त स्केलेबिलिटी का जरूर ध्यान रखें। और हाँ, अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हमारी वीडियो आपको दोबारा कभी रिकमेंड ही ना हो। अब नेक्स्ट लेसन समझने के लिए आपने कई बार देखा होगा कि शार्क्स किसी बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें नंबर सुनाई देते हैं उनका पूरा इंटरेस्ट उस बिजनेस में आ जाता है। But I am giving you have to say yes right now. मेरा और विनीता का 65 lakhs for 2%। और कई बार इसका उल्टा भी होता है कि पहले वो बिजनेस में इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन जैसे उन्हें नंबर्स पता चलते हैं उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। इसमें रिटर्न और एग्जिट नहीं दिख रहा है मुझे, and that's why I'm... तो देखो, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जो चीज बिजनेस या उसके फाउंडर नहीं बता रहे ना, वो उस कंपनी के नंबर्स बता देते हैं। नंबर्स बता दीजिए। So, अभी लास्ट ईयर का हमारा सेल था 8 करोड़ 40 lakhs। अब इन नंबर्स में जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कंपनी का रेवेन्यू, यानी कंपनी सेल्स कितनी कर रही है। और इसमें भी सिर्फ करंट ईयर नहीं, बल्कि आपने देखा होगा कि शार्क्स जब से एक बिजनेस शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक का पूरा रेवेन्यू ब्रेकडाउन करवाते हैं। धंधा बताओ, पिछले महीने कितना बिजनेस किया? 0.7 crores last year sale and the previous was 1.5. वाओ। इसके अलावा कई बार शार्क्स पिछले कुछ मंथ्स या क्वार्टर्स का रेवेन्यू भी पूछते हैं ताकि उन्हें दिखाई दे कि बिजनेस किस हिसाब से ग्रो कर रहा है। कई बार आपने शार्क्स को एबिडा पूछते हुए भी देखा होगा, जिसको निकालने के लिए रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया जाता है, और इससे हमें पता चलता है कि एक जो बिजनेस है वो ऑपरेशनल लेवल पर कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो ऐसे ही जब आप स्टॉक मार्केट की किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो आपको भी उसके नंबर्स को बहुत ध्यान से देखना है, जिसमें ऑब्वियसली आपको उसकी सेल्स तो देखनी ही है, लेकिन वो सेल्स किस हिसाब से ग्रो कर रही है ये भी देखना है। लेकिन कई बार एक कंपनी की सेल्स तो बढ़ रही होती है लेकिन उसका प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा होता है,
तो इसके लिए आपको उसका प्रॉफिट भी देखना है और प्रॉफिट ग्रोथ भी देखनी है, साथ ही रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, फ्री कैश फ्लो और डेट जैसे मैट्रिक्स को भी देखना होता है। और हाँ, इसके साथ ही ये भी जरूर देखें कि जो कंपनी के फाउंडर्स हैं या प्रमोटर्स हैं उनके पास उस कंपनी की अच्छी खासी होल्डिंग्स होनी चाहिए, क्योंकि अगर उनके पास कंपनी की ज्यादा होल्डिंग्स नहीं होगी तो वो उस बिजनेस को रन करने में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, और अगर वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो फिर बिजनेस प्रॉफिट करेगा कैसे। वैसे अगर आप सीखना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, स्टॉक मार्केट में एक स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना है, स्टॉक्स को सेलेक्ट कैसे करना है, तो इसके ऊपर हमने 46 लेक्चर्स का एक कोर्स बना रखा है जिसमें आप इन्वेस्टिंग को पूरे अच्छे से समझ सकते हैं। इसके अलावा हमने म्यूचुअल फंड के ऊपर भी एक कोर्स बना रखा है जिसको आप प्ले स्टोर में जाकर हमारे ऐप नीरज जोशी से बाय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इन्वेस्टिंग लेसन है वो एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर शार्क सबसे ज्यादा फोकस करते हैं एक बिजनेस को एनालाइज करते वक्त। पर आपको नहीं लग रहा कि जैसे ये बिजनेस है अभी तो बहुत क्राउडेड हो गया है, ऑलरेडी इतने सारे लोग इस मार्केट में हैं, और वो है कंपटीशन, क्योंकि जिस बिजनेस में कंपटीशन हाई होता है वहां पर जो बिजनेस के प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो कम हो जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि कई बार शार्क्स पूछते हैं कि आपके बिजनेस में डिफरेंशिएटर क्या है, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व कर रहे हैं। इसको बिजनेस लैंग्वेज में मोट भी कहा जाता है। तो एक बिजनेस में मोट होना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसा ना होने पर आपका जो कॉम्पिटिटर है वो आपके कस्टमर्स को अपनी तरफ खींच सकता है, जिसके लिए हो सकता है वो डिस्काउंट्स दे या फिर कोई यूनिक प्रोडक्ट लेकर आ जाए। तो इससे आपके बिजनेस में लॉस होने का खतरा हमेशा बना रहेगा और जो कस्टमर्स हैं वो कंपनीज में डिवाइड हो जाएंगे। और इसके साथ ही अगर आपने कभी छोटी सी भी गलती कर दी तो आपके जो सारे कस्टमर्स हैं वो दूसरी कंपनीज में मूव कर सकते हैं। और अगर गलती ना भी की तो भी देखो, जब जियो आया था तब उसने एयरटेल और वोडाफोन के बिजनेस को बहुत बुरी तरीके से इंपैक्ट किया था। तो इसलिए हमेशा आपको कोशिश करनी चाहिए कि जिस बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके पास एक मोट हो ताकि कंपटीशन आकर उसके बिजनेस को इंपैक्ट ना कर सके। वैसे शार्क टैंक के बाद हम सोच रहे हैं कि शाहरुख खान जो कि एक बहुत स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, उनसे क्या इन्वेस्टिंग लेसन सीखे जा सकते हैं, इसके ऊपर भी हम एक वीडियो लेकर आए। अगर आप वो वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स करें, अगर आप लोगों के अच्छे खासे कमेंट आएंगे तभी हम इस टॉपिक के ऊपर वीडियो लाएंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट बिजनेस लेसन है ये वहां से निकलता है जहां पर आकर बहुत सारी जो शार्क टैंक की डील्स हैं वो अटक जाती हैं, और वो है वैल्यूएशन। आइसक्रीम खाने के बाद दिमाग ठंडा करने पे भी नहीं हजम हो रही, वो आपकी वैल्यूएशन है। आपने देखा होगा कि शार्क्स हर डील में वैल्यूएशन को लेकर नेगोशिएट करते हैं। अगर उन्हें कोई बिजनेस पसंद आता है लेकिन उन्हें वैल्यूएशन हाई लग रहा होता है तो वो उस बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने किसी अच्छी कंपनी को भी महंगे में खरीद लिया तब भी उनके लिए रिटर्न जनरेट करना मुश्किल हो जाएगा। अब जो कंपनी का वैल्यूएशन है ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कंपनी का प्रॉफिट, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज और यूनिकनेस ऑफ प्रोडक्ट। बट इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कंपनी का प्रॉफिट ही है। तो अगर मान लो किसी कंपनी का एनुअल प्रॉफिट 1 करोड़ का है और उसका वैल्यूएशन 50 करोड़ है, तो इसका मतलब है कि उस कंपनी से 1 रुपए कमाने के लिए आपको 50 रुपए देने होंगे। वहीं अगर उसका प्रॉफिट 1 करोड़ है और उसका वैल्यूएशन 10 करोड़ है तो उस कंपनी से 1 रुपए कमाने के लिए आपको 10 रुपए देने होंगे, जो कि रिलेटिवली एक अच्छा वैल्यूएशन है। तो जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको भी ये जरूर देखना होता है कि कहीं आप उस कंपनी को महंगे में तो नहीं खरीद रहे हैं। अब यहाँ पर बिगनर्स एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर किसी कंपनी के शेयर की प्राइस 100 रुपए है और दूसरी कंपनी के शेयर की प्राइस 1000 रुपए है तो जो 1000 रुपए वाली कंपनी है वो महंगी मिल रही है और 100 रुपए वाली सस्ती मिल रही है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शेयर की प्राइस से ये पता नहीं चलता है कि शेयर सस्ता मिल रहा है या फिर महंगा। इसके लिए आपको उस कंपनी का पी रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकालना होता है, जिसको निकालने के लिए कंपनी के एक शेयर की प्राइस को उसके अर्निंग पर शेयर से डिवाइड किया जाता है और फिर आप उस पी रेशियो को उस इंडस्ट्री के जो बाकी स्टॉक्स हैं उनके पी रेशियो से कंपेयर करके देख सकते हैं कि स्टॉक सस्ता है या फिर महंगा। अब लास्ट में एक ऐसे इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं जिसके ऊपर पूरा शार्क टैंक टिका हुआ है, और वो समझने के लिए शार्क टैंक सीजन 3 का एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा 34 डील्स की हैं अमन गुप्ता ने, जिसकी टोटल वैल्यू 15 करोड़ है। यानी एवरेज निकालें तो हर डील लगभग 44 लाख रुपीस की गई है। तो अब मान लो कि इसमें से 70% यानी जो 24 कंपनीज हैं जिसमें अमन ने इन्वेस्ट किया है वो पूरी तरीके से डूब जाती हैं और उनको टोटल लॉस हो जाता है, जिसके चांसेस बहुत कम हैं। तो अप्रॉक्स उनके जो 10.5 करोड़ रुपीस हैं वो डूब जाएंगे। लेकिन जो बची हुई 4.5 करोड़ की 10 डील्स है ना, उसमें से कुछ ऐसी होंगी जो उन्हें 2 टाइम्स का रिटर्न देगी, कुछ ऐसी होंगी जो 10 टाइम का रिटर्न देंगी, कुछ ऐसी होंगी जो 20 टाइम्स का रिटर्न देंगी और कुछ ऐसी भी हो सकती हैं जो कि 100 टाइम्स का रिटर्न दे दें। बट एवरेज अगर बची हुई 10 डील्स
10x का भी रिटर्न्स देती हैं, तो भी उनकी वैल्यू 45 करोड़ होगी। यानी बुरे से बुरे हाल में भी अमन के जो 15 करोड़ हैं वो 45 करोड़ हो जाएंगे। और अगर मान लो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डील निकल गई ना, तो ये 15 करोड़ 1500 करोड़ भी हो सकते हैं। और ये सब इसलिए पॉसिबल है क्योंकि शार्क टैंक में उन्होंने बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, जिससे जो उनकी इन्वेस्टमेंट है वो डाइवर्सिफाई हो गई है और इससे उनका जो रिस्क है वो काफी कम हो गया है। तो इसी तरीके से जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ना, तब आपको भी अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना होता है। मतलब मान लो अगर आप 1 लाख रुपए भी इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो वो 1 लाख रुपए भी आपने सिर्फ एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करने हैं, क्योंकि ऐसा करने पर अगर वो स्टॉक चल गया तो चांद तक, ना चले तो शाम तक वाली बात हो जाएगी। जबकि अगर आपने 10 से 12 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया होगा तो हो सकता है कि 2-3 स्टॉक्स में आपको लॉस हो जाए, लेकिन जो बाकी स्टॉक्स में प्रॉफिट होगा, इससे आपके ओवरऑल प्रॉफिट में रहने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो ये थे वो इन्वेस्टिंग लेसन्स। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फ्री डीमैट अकाउंट और हमारे इन्वेस्टिंग कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। और अगर आप शेयर मार्केट के बारे में बिल्कुल शुरुआत से फ्री में सीखना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।